सीताराम नाम का एक गरीब दुर्गा भक्त पिछले 20 साल से गांव में वैष्णो ढाबा चला रहा था। सीताराम के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। सीताराम की पत्नी सावित्री और 2 बेटियां राधा और गीता भी इस काम में मदद करती थी। ये लो बहन जी, आपकी तड़का दाल और जीरा आलू। लहसुन प्याज तो नहीं डाला ना? हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। मैडम जी, ये हमारा शुद्ध वैष्णो ढाबा है, यहाँ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, वो भी बिना लहसुन प्याज के। ममता, मैंने सीताराम के वैष्णो ढाबे के बारे में सुन रखा था, इसीलिए मैंने रास्ते में गाड़ी यहीं रोकी है। इनके ढाबे का बहुत नाम है, सुना है ये और इनका पूरा परिवार माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त है। इनका ढाबा 20 साल पुराना है। सावित्री, हमारे ढाबे को खुले 20 साल हो गए, पता ही नहीं चला। हमारी राधा और गीता कब बड़ी हो गई। अब इनके ब्याह की बस मुझे चिंता है। थोड़े पैसे जोड़कर इनका ब्याह कर देंगे। हाँ जी, तुम ठीक कह रहे हो। अब इन दोनों के ब्याह का समय आ गया है। हमें इनके ब्याह के बारे में सोचना चाहिए। कुछ मत सोचो सावित्री, सब माँ दुर्गा पर छोड़ दो। वो हमारे साथ हैं तो हमारे सारे काम पूरे होते चले जाएंगे। बापू, एक दाल तड़का बना दो, ग्राहक को देनी है। नमक मिर्ची थोड़ा तेज बोल रहे हैं। हाँ, अभी बना देता हूँ। ऐसे ही सीताराम अपने ढाबे पर अपने परिवार के साथ मेहनत करता और पैसे जोड़ता है ताकि वो अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छा लड़का ढूंढकर उनकी शादी कर सके। पर एक दिन 2 बदमाश लड़के वहां पर खाने के लिए आते हैं। उन्होंने खाना ऑर्डर किया, पर जैसे ही उनके सामने खाना आया वो गुस्से में भर गए। अरे ओ, ये कैसा खाना है भाई? है ना लहसुन है ना प्याज है, बिल्कुल बेकार खाना है। ऐसा खाना होता है क्या? दाल को तड़का लगाया है, वो भी बिना लहसुन प्याज का। और यहाँ पर चिकन नहीं है क्या? हमें चिकन मांस मच्छी खाना है। सही कह रहे हो भाई, ये तो बिल्कुल ही बेकार खाना है। क्या घास फूस काट कर ले आए हैं? भैया, ये वैष्णो ढाबा है, यहाँ लहसुन प्याज और मांस मच्छी का उपयोग नहीं होता। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है। लगता है तुम गांव में नए आए हो। क्या कहा? नया आया हूँ? मैं इस गांव का जमींदार का साला हूँ। तेरे ढाबे पर रोटी खाने बैठे थे, पर सारा मूड ही खराब हो गया। ऐसा बेकार ढाबा है। छोड़ो भाई, जो है खा लेते हैं। सीताराम गुंडों के आगे खाना रख देता है, पर गुंडों की नजर राधा और गीता पर थी। ए लड़की, गरम गरम रोटियां ला कर दे। राधा बिटिया, गीता बिटिया, तुम दोनों रहने दो, रोटियां मैं दे देता हूँ। सीताराम नहीं चाहता था कि राधा और गीता उन गुंडों को रोटियां परोसे। इसी बात पर एक गुंडे को गुस्सा आ गया और उसने सीताराम को गुस्से में धक्का दे दिया। कितनी देर से बोल रहा हूँ बुड्ढे, तेरे हाथों से खाना नहीं है, उन दोनों लड़कियों के हाथों से हम खाना खाएंगे। बार बार खुद आ जाता है सामने, समझ में नहीं आता? तुमने हमारे बापू को धक्का कैसे दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे ढाबे पर आते हो और हमारे साथ बदतमीजी करते हो। मैं अभी जमींदार साहब को तुम्हारे बारे में शिकायत करूं? बोलो। उनसे शिकायत करोगी? वो मेरे जीजा हैं, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। बापू, आओ वहां चलकर बैठो। इन सब के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं कैसे से लोग हैं, जबरदस्ती किसी के साथ ऐसा व्यवहार कौन करता है। वो दोनों गुंडे हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। अगले दिन दोनों गुंडे फिर से ढाबे पर आ जाते हैं। सुनो जी, ये दोनों बदमाश तो फिर आ गए, अब फिर तंग ना करें। अब कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। बस ये चुपचाप 2 रोटी खाएंगे और चले जाएंगे। कुछ भी कहो दोस्त, देखने में दोनों छोरियां बहुत सुंदर हैं। हाँ, कहता तो सही रहा है यार। मेरे ना मन में बात आ रही है, अगर इनमें से एक तेरी बन जाए और एक मेरी बन जाए तो फिर तो मजे ही मजे हैं। मुझे तो वो नीले सूट वाली पसंद है। अच्छा हुआ, मुझे वो पीले सूट वाली पसंद ही है। तो देर किस बात की है, आज ही जीजा से बात करते हैं। सीताराम नहीं जानता था कि वो दोनों गुंडे मन ही मन क्या खिचड़ी पका रहे हैं। गुंडे वहां से खाना खाकर चले जाते हैं और अगले दिन जमींदार भानु प्रताप सीताराम को हवेली पर बुलाता है। देखो सीताराम, रिश्ता बहुत अच्छा है। मेरे साले को और उसके दोस्त को तुम्हारी बेटियां पसंद आ गई हैं और ये दोनों उनसे शादी करना चाहते हैं। अब देख, मैं इसमें क्या ही बोलूं, आजकल के बच्चे हैं और वैसे भी तेरे लिए तो ये रिश्ता बहुत अच्छा है। दोनों लड़के शहर में रहते हैं, तेरी तो बेटियों की किस्मत खुल गई, वरना तू जानता है कि तेरे हालात कैसे हैं। बड़ी मुश्किल से तू अपनी बेटियों के लिए दहेज जोड़ रहा है। मेरी मान तो दोनों का ब्याह इन्हीं के साथ कर दे। जमींदार साहब, नहीं, मैं अपनी बेटियों का ब्याह इनके साथ नहीं कर सकता। ये दोनों ठहरे मांस मछली खाने वाले और हम लोग माँ दुर्गा के परम भक्त हैं। हमारे घर में मांस मच्छी का उपयोग नहीं होता। मेरी बेटियां शुद्ध शाकाहारी खाना बनाती हैं और खाती हैं। मैं मांस मछली और मदिरा लेने वालों के घर अपनी बेटियों का ब्याह नहीं कर सकता। मुझे माफ करना जमींदार साहब। सीताराम वापस ढाबे पर आ जाता है, पर जमींदार का साला लाखन उसे भड़काने लगता है। जीजा,
ये तो तुम्हारे मुंह पर थूक कर चला गया। इतना बड़ा रिश्ता ठुकरा दिया इस भिखारी ने। मुझे इसका कुछ करना ही होगा। लाखन, हम अपनी बेइज्जती तो सहन कर सकते हैं, पर जमींदार साहब की नहीं है। इस बुड्ढे की अकल तो निकालनी होगी। तोड़ दो इसका ढाबा, खत्म कर दो इसका ढाबा। मुझे सीताराम गांव में नहीं चाहिए। चलो भाई लड़कों, जीप में बैठो। आज इसका ढाबा तोड़कर सारे परिवार की अकड़ निकाल कर ही रहेंगे। जमींदार का साला और बाकी के गुंडे जीप लेकर सीताराम के ढाबे पर पहुंचते हैं और सभी गुंडे उसका ढाबा तोड़ने लगते हैं। अरे चलो लड़कों, तोड़ो इसका ढाबा, सारा ढाबा तहस नहस कर दो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरा ढाबा क्यों तोड़ रहे हो? तूने हमें मना किया था ना, जमींदार साहब का हुक्म है, ये ढाबा आज टूटेगा। तूने उनके मुंह पर हमारे रिश्ते को ठुकराया। एक काम करते हैं लाखन, इसका ढाबा तोड़ देते हैं और इनकी दोनों बेटियों को उठा लेते हैं। आज इनके साथ 7 फेरे मंडप में लेकर ही रहेंगे। हे दुर्गा मैया रक्षा करो, ये गुंडे हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। माता रानी रक्षा करो। मत करो, ऐसा मत करो, छोड़ दो। लड़कों, इन दोनों छोरियों को उठाओ और जीप में डाल लो। ओए बुड्ढे, जब शादी हो जाएगी तो आशीर्वाद लेने के लिए आ जाएंगे। नहीं नहीं, छोड़ दो, मेरी बच्चियों को छोड़ दो। बापू, बापू बचाओ हमें, हमें इनके साथ नहीं जाना। बापू, बापू हमें बचा लो। माँ, माँ हमें इनके साथ शादी नहीं करनी, हमें बचा लो, छोड़ दो हमें। हे दुर्गा मैया, मेरी बच्चियों की रक्षा करो, मेरी बच्चियों को बचा लो माँ। सीताराम और सावित्री माँ दुर्गा को याद करने लगते हैं। तभी तेज आंधी चलने लगती है। गुंडे घबरा जाते हैं। अरे ये जीप स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थे? पता नहीं भाई, अभी तो चल रही थी और ये तेज आंधी और हवाएं और परेशान कर रही हैं। अरे ये किसने मारा भाई? अरे कौन मार रहा है हमें? अरे अरे, ये डंडों की बारिश कौन कर रहा है? सब गुंडे हैरान रह जाते हैं। उनके ऊपर ऐसे प्रहार हो रहे थे मानो कोई उन्हें डंडों से खूब कूट रहा हो। सब गुंडे बुरी तरह से दर्द से कराहने लगे। अरे लाखन भैया, यहाँ तो कोई भूत दिखाई देता है, हमारे ऊपर डंडों से प्रहार कर रहा है। हम यहाँ नहीं रुकेंगे भैया, हम जा रहे हैं लाखन भैया। अरे बड़ी जोर के लग रही है। अरे भैया, बड़ी जोर के लग रही है। अरे कौन है भैया? गुंडों को कमजोर होता देख राधा और गीता भी अपने हाथ में एक एक डंडा ले लेती हैं। अब वो भी उन गुंडों की कुटाई कर रही थी। हमारा ढाबा तोड़ने आए थे, हाँ? आज तुम्हारी खैर नहीं। जय दुर्गा मैया, हमसे शादी करोगे? अपना मुंह देखा है? आज तुम हमारे हाथों से नहीं बचोगे। जय दुर्गा मैया। कुछ ही देर में गुंडे परेशान हो गए और माफी मांगने लगे। तभी वहां एक आवाज गूंजने लगी। अगर किसी ने भी मेरे भक्त सीताराम और उसके परिवार को चोट पहुंचाई तो मैं उन्हें नष्ट कर दूंगी। आज के बाद तुम अगर यहाँ दिखाई भी दिए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। नहीं नहीं, अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, हमें छोड़ दो। गुंडे डर के मारे जीप लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। मेरी बच्चियों, अब तुम चिंता मत करो, माँ दुर्गा ने उन्हें सबक सिखा दिया है। अब वो गुंडे यहाँ कभी नहीं आएंगे। हे दुर्गा मैया, आपकी शक्ति अपार है। आपने आज मुझ गरीबों के परिवार की लाज रखी। आपकी जय हो माँ। माँ दुर्गा ने अपने भक्त सीताराम और उसके परिवार की रक्षा की। जमींदार का साला और उसका दोस्त वापस शहर चले गए। जमींदार को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सीताराम से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो सीताराम, मुझसे गलती हो गई। अपने साले के बहकावे में आकर मैंने तुम्हें जो कष्ट पहुंचाया है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर माँ दुर्गा की कृपा है और उन्हीं के नाम से तुम अपना ये वैष्णो ढाबा चलाते हो। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे ढाबे और तुम्हारे परिवार को अब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। माफी मांगकर जमींदार वहां से चला जाता है। सीताराम और उसका परिवार माँ दुर्गा को धन्यवाद कहते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से उनका ढाबा पूरी तरह ठीक हो जाता है और अब उनकी पहले से भी ज्यादा कमाई होने लगती है। छोटू, चल बेटा जरा जल्दी कर। वो 5 नंबर वाले टेबल पर कस्टमर बहुत देर से खाने का इंतजार कर रहा है और बाहर भी लाइन बढ़ती जा रही है। इतना लेट करेंगे तो सब बगल वाले होटल में चले जाएंगे। बस मालिक, 5 नंबर वाले का ऑर्डर तैयार है और यहाँ कुछ टेबल भी बस खाली होने वाली हैं, तो बाहर वाले कस्टमर्स अब अंदर आ सकते हैं। ये है सत्यभान और इसका होटल अतिथि देवो भव। जैसा इस होटल का नाम था ठीक वैसा ही यहाँ का काम था। होटल के अंदर आने से पहले हर कस्टमर का तिलक किया जाता था और फिर बड़े ही सम्मान के साथ उसे बिठाकर खाना परोसा जाता था। इस अनोखे तरीके की वजह से ही सत्यभान का ये होटल बहुत मशहूर था और बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ खाना खाने आते थे। होटल के खाने का बढ़िया स्वाद और यहाँ की साफ सफाई भी एक बड़ी वजह थी कि आसपास के कई होटलों और ढाबों को छोड़कर कस्टमर सत्यभान के पास ही आते थे।
सर मेरा नाम रमन है, मैं पब्लिक टाइम्स अखबार से आया हूँ, मुझे आपका इंटरव्यू करना है। अच्छा हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए आइए। रुकिए पहले मैं आपका तिलक करूंगा। हाँ अब ठीक है, अब आप यहाँ आराम से बैठिए। छोटू जल्दी से साहब के लिए गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और बढ़िया चाय तो लेकर आ। हाँ तो सत्यभान जी, सबसे पहले मैं आपका पूरा होटल और यहाँ की किचन देखना चाहूंगा। वैसे सुना तो मैंने ये है कि आप किसी को भी अपनी रसोई में लेकर नहीं जाते, लेकिन मुझे तो आपके वहाँ लेकर जाना ही होगा, वरना ये इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। अरे बस वो बात ऐसी है कि आप तो जानते ही हैं, होटल के बिजनेस में सारा खेल खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों और रेसिपी का ही है, और यहाँ मैंने और मेरे साथियों ने बड़ी मेहनत से ये सब तैयार किया है। अच्छा लेकिन आपके यहाँ जो लोग काम करते हैं, मतलब आपके साथी, अगर उनमें से किसी ने धोखा दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ जितने भी लोग मेरे लिए काम करते हैं वो सब के सब मेरे गांव से ही हैं, यानी सब मेरा परिवार है। आज तक का रिकॉर्ड है, मुझे मेरा कोई साथी छोड़कर नहीं गया। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब तो आप इतने मशहूर हो गए, आपका होटल एक ब्रांड बन चुका है, तो लोग आपकी रसोई को अंदर से देखना चाहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके मसालों और रेसिपीज का राज नहीं खोलूंगा, लेकिन रसोई के अंदर की कुछ फोटोज तो चाहिए होंगी आपके इंटरव्यू के साथ छापने के लिए। सत्यभान उस पत्रकार को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही उस पत्रकार की बातों में फंस जाता है। अखबार में अपना इंटरव्यू और फोटो छपने की बात से वो बहुत खुश था, और इसी खुशी में वो बह गया और उस पत्रकार को उसने अपने होटल का एक एक कोना बहुत अच्छे से दिखाया। साथ ही अपनी रसोई में ले जाकर अपने सारे तौर तरीकों और रेसिपीज का भी अनजाने में खुलासा करता गया। वो पत्रकार होटल की लगभग हर चीज की तस्वीर ले रहा था। इंटरव्यू के दौरान उसने सत्यभान से कई सवाल पूछे, जिनके जवाबों में सत्यभान के सारे सीक्रेट खुलते जा रहे थे। अच्छा सत्यभान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इंटरव्यू के लिए शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। जी जी आपका बहुत शुक्रिया। अब वैसे ये सब कब छपेगा अखबार में? बस यही 1-2 दिन में, मैं आपको फोन पर इन्फॉर्म करूंगा। इतना कहकर वो पत्रकार सत्यभान के होटल से बाहर निकलता है और कुछ दूर पहुंचते ही मुस्कुराते हुए अपने गले में पहना हुआ आई कार्ड उतारकर एक कूड़े के ढेर में फेंक देता है। बड़ा अक्लमंद समझता था खुद को, एक नंबर का बेवकूफ निकला ये तो। असल में ये आदमी कोई पत्रकार था ही नहीं, पास ही मौजूद एक दूसरे होटल के मालिक का रिश्तेदार था, जो पत्रकार बनकर सत्यभान के सारे सीक्रेट जानने के लिए उसके पास गया था। ये आदमी अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था। इधर सत्यभान रोज सुबह के अखबार में अपने इंटरव्यू के छपने का इंतजार कर रहा था। जा छोटू, देख तो अखबार आ गया होगा। अब तो पूरे 4 दिन हो लिए, आज तो पक्का अपनी फोटो छपी होगी। छोटू फौरन उस दिन का अखबार लेकर आता है, लेकिन बीते दिनों की तरह उसमें भी सत्यभान और उसके होटल का जिक्र तक नहीं था। ये देखकर सत्यभान उदास हो जाता है। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। फिर सत्यभान ने उम्मीद ही छोड़ दी और ये सब कुछ भुला दिया। फिर एक दिन अचानक सत्यभान के होटल में रेड पड़ जाती है। फूड इंस्पेक्टर अपने कुछ आदमियों के साथ सत्यभान के होटल पहुंचते हैं और वहां मौजूद हर चीज की जांच करने लगते हैं। देखिए, हमें आपके होटल के खिलाफ शिकायत मिली है कि आप खाने में नकली सामान का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सालों से मैं इस होटल को चला रहा हूँ, वो भी पूरी ईमानदारी से। अगर ऐसा है तो हमें यहाँ की तलाशी लेने दीजिए। चलिए हटिए यहाँ से। पूरी टीम होटल का कोना कोना छानने लगती है। तभी उन्हें किचन के पास एक छोटा सा दरवाजा दिखता है। फूड इंस्पेक्टर खुद इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं तो उन्हें काफी मात्रा में नकली घी, तेल, नकली मसाले जैसी कई चीजें मिलती हैं। तो ये है तुम्हारी ईमानदारी का सबूत? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सत्यभान को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। खाद्य विभाग की टीम सत्यभान के होटल को सील कर देती है। साथ ही सत्यभान को जेल भेज दिया जाता है। एक ही पल में सत्यभान का सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसका परिवार सड़क पर आ गया था। सत्यभान खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सका और उसका सब कुछ जुर्माने की रकम अदा करने में चला जाता है। उसके गांव के लोग जो उसके लिए काम किया करते थे, वो भी उसका साथ छोड़कर गांव वापस चले जाते हैं, सिवाय छोटू के। चलो, तुम्हारी जमानत हो गई है। जमानत की बात सुनकर सत्यभान चौंक जाता है। वो बाहर आकर देखता है तो एक वकील के साथ खड़ा छोटू उसका इंतजार कर रहा था। छोटू, तूने ये सब कैसे किया बेटा? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैं तो बिन माँ बाप का एक लावारिस था मालिक। आपने मुझे सहारा दिया था तो मैं आपको इस हाल में अकेला कैसे छोड़ देता? आपको याद है, मैं हर महीने की तनख्वाह से कुछ पैसे जोड़ता था अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। बस वही आज काम आ गए। छोटू की बात सुनकर सत्यभान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो छोटू को गले लगा लेता है। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था।
शहर भर में सत्यभान का नाम खराब हो चुका था। इसलिए सत्यभान अपने परिवार और छोटू के साथ शहर छोड़कर अपने गांव चला जाता है। वहाँ बांस के बड़े बड़े जंगल थे, जिनके बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर सत्यभान और उसका परिवार रहने लगता है। सत्यभान के पास गुजर बसर के लायक भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसे कुछ तो करना ही था। तभी एक दिन उसने गांव के एक बच्चे को एक आधे कटे बांस में कुछ खाते हुए देखा। सत्यभान उस बच्चे के पास गया और उससे बोला, बेटा ये क्या खा रहे हो? ये हरे बांस का अचार है और ये रोटी है। ये बर्तन ये भी बांस से बना है। वो यहाँ गांव में बांस ही सबसे ज्यादा उगता है ना, तो हम लोग इसी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उस बच्चे की बात सुनकर जैसे सत्यभान के दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। उसने फौरन छोटू को अपने पास बुलाया और उसे कुछ समझाने लगा। फिर अगले दिन तड़के सुबह ही वो छोटू के साथ बांस के जंगल में गया और ढेर सारी बांस की लकड़ियां काट कर ले आया। सत्यभान और छोटू दिन रात लगे रहे और देखते ही देखते उन दोनों ने सिर्फ बांस की मदद से पूरा का पूरा होटल बनाकर तैयार कर लिया, जहां दीवारें भी बांस की थीं और सारे बर्तन भी। अब सवाल ये था कि इस होटल में पकेगा क्या। मालिक आप चिंता मत कीजिए, हमें जाकर सब लोगों से बात करनी चाहिए जो शहर में अपने साथ काम करते थे। मुझे विश्वास है कि वो सब हमारा साथ जरूर देंगे। छोटू की बात मानकर सत्यभान अपने गांव के लोगों से बात करता है। धीरे धीरे गांव के कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। कई लोग उसे मुफ्त में राशन देते हैं, जिसके साथ हरे बांस का इस्तेमाल करके सत्यभान और छोटू होटल के लिए खाना बनाते हैं। और इस तरह एक बार फिर सत्यभान का होटल चल पड़ता है। लेकिन हालात अब पहले से बहुत अलग थे। कई दिनों तक सत्यभान के होटल में एक भी ग्राहक नहीं आता। फिर एक दिन शहर से कुछ दोस्तों का एक ग्रुप वहां आता है और सत्यभान के अनोखे होटल को देखकर चौंक जाता है। कुछ नया आजमाने के इरादे से वो सभी सत्यभान के होटल के अंदर आ जाते हैं। सत्यभान उन सब की बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करता है और फिर भाई वाह, मजा आ गया। ये तो बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था। शहर से इतनी दूर इतनी अच्छी सर्विस और उससे भी बढ़िया खाना। सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और सबसे बड़ी बात, मुझे तो पता ही नहीं था कि बांस को भी खा सकते हैं, वो भी इतने अलग अलग रेसिपीज में। सत्यभान के खाने और अलग किस्म के होटल की तारीफ वो सभी दोस्त अपने दूसरे दोस्तों से जाकर करते हैं, जिसके चलते और भी लोग खास तौर पर सत्यभान के होटल में खाना खाने वहां पर आते हैं। सत्यभान की सर्विस और खाना बहुत जल्दी अपना पहचान बना रहा था। लोग शहर के हाई फाई होटल छोड़कर सत्यभान के पास गांव में आ रहे थे। धीरे धीरे सत्यभान की गाड़ी पटरी पर आने लगती है और उसके पुराने साथी जो गाँव में ही थे वो भी उसके पास काम पर लौट आते हैं। मालिक भगवान की दया से अब सब ठीक हो रहा है, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आया कि आखिर वो सब नकली सामान उस दिन अपने होटल में आया कहाँ से। ये पहेली तो सच में सुलझानी ही होगी छोटू। मुझे लगता है मुझे कुछ करना चाहिए। सत्यभान के पास अब इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो अपने खिलाफ रची गई साजिश की जांच करवा सकता था। वो अपने केस को रीओपन करवाता है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद से सारा सच बाहर निकलवाता है। असल में रमन जो सत्यभान के पास पत्रकार बनकर आया था, ये सब उसके और उसके रिश्तेदार की सांठगांठ थी, जो सत्यभान के पुराने होटल के पास ही अपना होटल चलाता था। साथ ही सत्यभान की तरक्की से जलता भी था। रमन के द्वारा जुटाई गई जानकारी की मदद से ही वो सारा नकली सामान रातों रात चुपके से सत्यभान के होटल के अंदर पहुंचाया गया था। प्राइवेट डिटेक्टिव ने सारे जरूरी सबूत जुटा लिए थे, जिनकी मदद से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। दोषियों को सजा मिली और सत्यभान को उसकी खोई हुई इज्जत। शहर में मौजूद सत्यभान की सारी संपत्ति उसे वापस मिल जाती है, जहां सत्यभान फिर से अपना होटल शुरू करता है, लेकिन बिल्कुल नई थीम, नए तौर तरीकों और नई रेसिपीज के साथ। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।